नमो नमः सभी को। मैं नेहा टीजीटी संस्कृत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बूस्ट योर लर्निंग में। केवीएस टीयर 2 के लिए संस्कृत प्रिपरेशन के लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी है। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कवर करेंगे। तो केवीएस के सिलेबस में व्यंजन संधि के अंतर्गत 3 ही संधि दी गई हैं, जशत्व संधि, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि, है ना। तो इन तीनों संधियों को हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद विसर्ग संधि, है ना। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं ना। जैसे अच के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, वैसे ही हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं ना। तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है ना। तो ये तो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं जशत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जशवंती, है ना। इसका सूत्र भी ध्यान रखेंगे, झलाम जशवंती, है ना। तो पद के अंत में यदि पद के अंत में स्थित झल, तो झल के स्थान पर जश हो जाए, है ना। तो ये झल है, झल के स्थान पर क्या हो जाए, जश। तो जश के अंतर्गत होते हैं तीसरे वर्ण, तृतीय वर्ण, है ना। तीसरा वर्ण जो आता है वो जश के अंतर्गत आता है। और झल में कौन कौन से वर्ण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, है ना। तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो गया, ग, है ना। उसी तरह से जश में सभी वर्ण ये जो पांचों वर्ग है इनके तृतीय वर्ण आ जाते हैं, है ना। तो जश में, और झल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं ना। तथा श, श, स, ह भी, है ना। तो ये सभी वर्ण आते हैं झल में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, श, श, स, ह। और जशत्व में तीसरा वर्ण होते हैं, है ना। तो इस प्रकार 24 वर्ण तो होते हैं झल में। झल के स्थान पर जश, और जश में कौन कौन से होते हैं, ज, ब, ग, ड, द, है ना। तो वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। और श, श, स, ह में श के स्थान पर ड हो जाता है, अन्य का उदाहरण प्राय नहीं मिलता है। तो हम ये देखेंगे, जैसे जगत धन ईश है ना। तो ये है जगत धन ईश है। अभी जो त वर्ण है ये प्रथम वर्ण है, तो ये क्या हो गया, त झल हो गया, है ना। तो झल के बाद ईशे आ गया है, तो झल का क्या होगा, झल का हमें करना है जश, झल के स्थान पर क्या कर देना है, जश। तो जश, इसका तीसरा वर्ण क्या होता है, त, थ, द। त का तीसरा वर्ण क्या, त का जश क्या हो जाएगा, त, द, है ना। तो द, और इसमें ई जोड़ेंगे, जगदीश है। इस तरह से ये है जशत्व संधि, है ना। इसके उदाहरण देख लेते हैं। वाक धन ईशत का प्रथम वर्ण है, तो इसका जश क्या होगा, ग, है ना, ग। तो ये क्या बनेगा, वागीश है ना। क के स्थान पर, क के स्थान पर ग हो जाएगा, और उसमें ये स्वर जुड़ेगा तो शब्द बनेगा वागीश, है ना। उसी तरह जगत धन ईश है, जगदीश है। सुप, प के स्थान पर होगा ब, प, प, ब, तीसरा वर्ण, तो ये शब्द बनेगा सुबंत, है ना। तो जब भी हम यहाँ पर हम तीसरा वर्ण देखें बीच में, तो क्या पहचान करेंगे हम कि ये जशत्व संधि है, जश, है ना। अब ये ज है, च, छ, ज तीसरा वर्ण है, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो अच बन जाएगा, ज के स्थान पर अच, और इसका स्वर अलग हो जाएगा, अच धन अंत है ना। उसी तरह से ग, ग का क्या होगा, क, ग का प्रथम वर्ण होता है क, तो दिक धन अंबर है ना। दिग्गजय में भी दिक धन गजय। सद धर्म, द तीसरा वर्ण है, तो द के स्थान पर हो गया सत, है ना। और धर्म है, अपजम, अप धन जम, चिद रूपम, चित धन रूपम, है ना। तो इनको ध्यान से करें। उसके बाद अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र होता है मोनुस्वार, है ना। यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है ना। जैसे हरिम धन वंदे, अब यहाँ व्यंजन है और ये म है, तो इस म का क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा, हरिम धन हरिम वंदे, है ना। अहम गच्छामि, तो म के स्थान पर क्या लिखेंगे, अनुस्वार, अहम गच्छामि, है ना। परसवर्ण,
पर सवर्ण का सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन 5 वर्ग होते हैं जिसमें 25 वर्ण होते हैं ना, तो कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता है ना, तो पदांत में नहीं लगता ये नियम है ना। जैसे दो अलग अलग शब्द होते हैं तो नहीं लगता है नियम, इसको अलग ही अलग रखेंगे है ना। जब एक शब्द बनता है तभी होता है ये है ना। जैसे अम में अनुस्वार है, उसके बाद ये वर्गीय व्यंजन है, क ख ग घ में वर्गीय व्यंजन है, तो इस क का जो पंचम वर्ण होगा, क का पंचम वर्ण क्या होता है, क ख ग घ और अंगा है ना, तो इसका पंचम वर्ण होगा अंगा। तो अनुस्वार के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाएगा और शब्द बनेगा अंकित है ना। अब ये संकल्प है, तो क का पंचम वर्ण अंगा होता है, तो अनुस्वार के स्थान पर अंगे का प्रयोग किया जाएगा। कुंठिता, अब ठ ठ ड ढ ण है ना, ण ये होता है इसके वर्ग का पंचम वर्ण, तो अनुस्वार के स्थान पर ण का प्रयोग होगा, कुंठित है। अब च का पंचम वर्ण होता है च छ ज झ इया, तो अनुस्वार के स्थान पर इया बनेगा, अंचित है ना। तो ये थी पर सवर्ण संधि। तो हमने तीनों संधि बहुत अच्छे से समझी, जशतु संधि, अनुस्वार संधि और पर सवर्ण संधि है ना। इसके बाद हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले सत्व, जिसे बोलते हैं विसर्जनीय यस्य से है ना। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, प्रथम द्वितीय तथा श श स है ना। यदि विसर्ग के बाद इधर विसर्ग हो और इधर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, खर प्रत्याहार में कौन सा आएगा, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और श श स है ना, तो विसर्ग का स हो जाता है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, स। परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, श। और यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श है ना। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, यदि खर हो तो स होगा, श हो तो श होगा और ट ठ हो तो षटकोण वाला श होगा है ना। जैसे नमः धन ते, अब ये क्या है, ये खर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स, नमस्ते। बाल के है धन तरती, अब तरती का खर प्रत्याहार का वर्ण है तो विसर्ग का क्या होगा, स, बालकस तरती। इतः धन ततः है ना, अब यहाँ भी क्या बनेगा, इतस्ततः। अब ये है नी के बाद च, तो ये विसर्ग का पहले स होकर फिर श होगा, निश्चल है ना। अब यहाँ पे है शिरः धन छेद है, छ है तो ये श होगा, च छ है ना, तो ये भी शिरच्छेद होगा, जैसे श्रुतु संधि में होता है। अब यहाँ पे ट है तो ट में ये श बनेगा, धनुष टंकार है। शत्व, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो और बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, श। जैसे नी धन कपट, तो क्या बनेगा, निष्कपट। नी धन फल, निष्फल। दू धन कर्म, दुष्कर्म है ना। ये नमः और पुर के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का स होता है ना। यदि नमः के और पुर के बाद हो क ख प फ तो विसर्ग का स होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे नमः धनकार है, नमस्कार है, पुरे धनकार है, पुरस्कार है। विसर्ग का रुत्व उतु, गुण तथा पूर्व रूप। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो है ना, ह्रस्व अ हो और विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग का क्या, रू आदेश होता है और रू के स्थान पर उ होता है ना। यदि विसर्ग के पहले भी ह्रस्व आ हो और बाद में भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग का रू आदेश होता है ना, और रू को फिर उ आदेश होता है। उसके बाद अ
और ऊ मिलकर हो जाते हैं ओ। अ, ये अ है, और अ और ऊ मिलके हो जाते हैं ओ। तथा ओ प्लस ए के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है ना, इस अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है यहाँ पर। ओ के बाद ए की स्थिति में अवग्रह के चिन्ह के द्वारा पूर्व रूप के रूप में दिखाई जाती है, जैसे बालय धन अयम। अब इस विसर्ग का पहले रू आदेश होगा, रू का ऊ होगा और ऊ का ओ होगा, ए और ऊ मिलके ओ होगा, और इस अ का पूर्व रूप रहेगा, तो ये बनेगा बालोयम, इस तरह से, है ना, बालोयम। ठीक है। स अवदत तो सो वदत, नृपय अवदत नृपोवदत, प्रथम अध्याय प्रथमोध्याय। हसी चे, तो ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल यहाँ से आता ही है। हसी चे यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या हो, है ना, हसी हश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर र, और पुनः र आदेश का फिर ऊ, और ऊ का फिर ओ हो जाता है ना। तो जैसे तपह धन वनम, है ना, तो ए के बाद विसर्ग है, यहाँ ए के बाद विसर्ग का र हुआ, र का ऊ हुआ और ऊ का ओ हुआ, है ना, तो शब्द बना तपोवनम। उसी तरह से मनय धन रथ है, मनोरथ है, बालह धन गच्छति, बालो गच्छति। अब रुत्व विसर्ग के बाद र वाला नियम, है ना, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है ना। जैसे मुनि, यहाँ विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, ई, ए या आ में से कोई नहीं है, ई है, और यहाँ पर कोई भी स्वर हो या घोष व्यंजन हो, है ना, तो कोई भी स्वर में यहाँ अ है तो विसर्ग का र हुआ, मुनि रयम, है ना, हरि आगच्छति, हरि रागच्छति, गुरु जयति, गुरुर जयति, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभ्यास कार्यम समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत, इतः धन ततः, इतः धन ततः में त होता है तो ये इतस्ततः होगा, है ना। दु धन कर्म, तो ये दुष्कर्म। शिवे धन अवदत, अब विसर्ग से पहले भी ए है, विसर्ग के बाद भी ए है, तो ये क्या बनेगा, शिवो अवदत। मुनि आगच्छति, तो ये हुआ मुनि रागच्छति। मनय रथ है, मनोरथ है। छात्र है अयम, छात्र अयम, छात्रो अयम। प्रथम है नामे, प्रथम है नामे। अब यहाँ पे जो है अ नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये होगा प्रथमो नाम। कपि, कपि यहाँ पे विसर्ग होंगे, कपि चलती, तो ये बनेगा च है तो कपिश चलती, है ना। तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, संधि का विच्छेद करके लिखना है, कीटो एपी, है ना, अपी तो ये ओ का हो जाएगा कीट है। भोजो नाम, तो ये भोज है। वर्ष्यो रूपांतरम, रूपांतरम तो ये वर्ष्यो उपांतरम, उपरांतरम। शिवी जयती, शिवी, है ना, इस विसर्ग का र बनकर शिविर जयती बना है ना। कैश्चित, कै चित, कै चित, है ना, विसर्ग का हुआ है श, अगर इधर च होता है तो विसर्ग का श। महापुरुषैरपि, है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महापुरुषै, इस तरह से, और अपी, है ना, इस विसर्ग का हुआ है र और उसमें अस्वर जुड़ा है ना। नमस्कार है, नमय धन कार्य है। धनुष टंकार है, धनु, धनु धन टंकार है। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, है ना, तो संधि विच्छेद करके लिखना है। पितु इच्छा, है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पितुः, पितु धन इच्छा। तपोवनम, तपः धन वनम। पुरस्करोति, पुरः धन करोति। मनः धन तापस्य। निष्कपटः, नि धन कपटः। बालः गच्छति। तो हमने व्यंजन और विसर्ग संधि को कवर किया। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।